जंग के 39वें दिन अब की सबसे बड़ी खबर यह है कि खत्म सारे लगभग कमांडर, हमास का लगभग सरेंडर। ये तो 39वें दिन में ही मर गया हमास। तस्वीर आपको दिखाते हैं। वैसे तो देखिए, संसद जो होती है ना, पार्लियामेंट, अक्सर लोकतांत्रिक देशों की पहचान होती है जहां जनता द्वारा चुने गए नेता बैठते हैं, लेकिन बनाने को आतंकवादी भी संसद बना लेते हैं। जैसे गाजा में हमास के आतंकवादियों ने बनाई हुई थी संसद, अब आतंकवादियों की संसद पर इजराइल का कब्जा हो चुका है। यह आज की सबसे बड़ी खबर है। इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने गाजा की इस संसद को अपने कब्जे में ले लिया है। हर दिन हारते, लड़खड़ाते, घबराते, हमास के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए संसद में इजराइल का झंडा भी फहराया और उसकी तस्वीरें भी जारी कर दी। जो हमास अब तक इजराइल से लड़ने का दावा कर रहा था ना, जब तक दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान नहीं मिट जाता, वो हमास युद्ध के 39वें दिन आते आते लगभग सरेंडर की मुद्रा में है, हाँफने लगा है, घुटनों पर आ चुका है हमास। आज की बड़ी खबर, शायद अब आगे लड़ने की स्थिति में नहीं है हमास, और हमास की सारी हेकड़ी अब निकल चुकी है। जो हमास पिछले 17 सालों से गाजा को गुलाम बनाया हुआ था और गाजा की जमीन का इस्तेमाल इजराइल को जख्म देने के लिए कर रहा था, वो हमास कोई 40 दिनों के युद्ध में चित हो गया। ये आज की बहुत बड़ी खबर है और गाजा आजाद होने वाला है। जी हां, आजाद गाजा। इजरायली सेना का तो यहां तक दावा है कि अब पूरे गाजा पर उसका कंट्रोल है और जो आतंकवादी चूहों की तरह इधर उधर अपने बिलों में छिपे हुए हैं ना, कहीं अस्पताल के नीचे, कहीं बच्चों के स्कूल के नीचे, कहीं मस्जिद के नीचे, जो बिलों में छिपे हुए हैं, उनका अंत समय भी बस आ ही गया है। हाँ, एक चीज है इजराइल के लिए अभी भी परेशानी की वजह है, वो है कि हमास के कब्जे में मौजूद 200 से ज्यादा बंधक, इजराइल के बंधक। लेकिन इजराइल के बढ़ते कदमों को देखते हुए यह भी लगता है कि इजराइल बंधकों को हर कीमत पर छुड़ाना तो चाहता है, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगा। वो इजराइल ब्लैकमेल नहीं होने वाला। उल्टा लग तो अब यह रहा है कि शायद बंधकों को रिहा करके भी हमास बचने वाला नहीं है। इजराइल ने इस युद्ध के बीच पॉज, वो युद्ध नहीं करेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बार बार यह साफ कर चुके हैं कि शुरू हमास ने किया था, खत्म इजराइल करेगा, और जब तक गाजा से हमास का सफाया नहीं हो जाता, इस युद्ध को कोई भी पॉज बटन दबाकर रोका नहीं जा सकता। युद्ध पॉज नहीं होगा 7 अक्टूबर की वजह से। 7 अक्टूबर को जो नरसंहार किया, जो इजराइल को जख्म दिया, लेकिन आप याद कीजिए ना, जो 7 अक्टूबर को इजराइल ने झेला या जो इजराइल में हुआ, ऐसे ना जाने कितने 7 अक्टूबर भारत भी तो झेल चुका है। मतलब ना जाने कितनी बार पिछले 70 सालों में भारत के साथ ये 7 अक्टूबर कितनी बार हुआ। बात 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट की हो, 2001 में संसद अटैक की हो, 2005 में दिल्ली बम धमाके हो, 2006 में मुंबई में ट्रेनों में सीरियल ब्लास्ट हो, 2008 में हुआ 26/11 हो। 26/11 लिस्ट बहुत लंबी। हमने बहुत 7 अक्टूबर झेले हैं। भारत के कई 7 अक्टूबर हैं। पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने भारत को कई बार गहरे घाव दिए। हर बार क्या हुआ, हमने क्या किया? हर बार हमारी सेनाएं इजराइल की सेनाओं की तरह ही दुश्मन को घर में घुसकर मारने के लिए तैयार रहती थी। आज दरअसल चर्चा ना, आज इजराइल मॉडल की बात करना बहुत जरूरी है कि इजराइल मॉडल से आतंक मुक्त बनेगा भारत। और इजराइल मॉडल, सेना तो हमेशा तैयार रहती है इजराइल मॉडल के लिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई पीछे से पॉज बटन दबा देता था। इजराइल ने बोला पॉज बटन नहीं दबेगा, लेकिन जब भारत के साथ 7 अक्टूबर हुआ, चाहे 26/11, जब सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार थी, तो पीछे से कोई पॉज बटन दबाने वाले लोग थे। कभी हमारे नेता ही देश के ऐसा करते थे, तो कभी रिमोट अमेरिका जैसे देशों के भी हाथ में दे दिया जाता था, जो यही पॉज बटन दबा देते थे। पाकिस्तान को उसकी गर्दन से पकड़ने के लिए तैयार खड़ी सेना को सरकारों के आदेश के बाद अपने कदम पीछे खींचने पड़ते थे। हालांकि 2014 के बाद से स्थिति पूरी तरह से पलट गई है। पहली बात तो यह कि देखिए, कश्मीर और पंजाब को अगर छोड़ देना, मैं आज ये सब आपसे बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इजराइल ने जैसे 39 दिनों के अंदर अंदर
हमास को घुटनों पर ला दिया ना, बहुत सीख है, बहुत सीख है। इजराइल ने ना यूएस की सुनी ना यूएन की, करी अपने मन की। पहली बात तो ये कि देखिए, कश्मीर और पंजाब को छोड़ दें और नक्सली वारदात को भी अगर इग्नोर करें या किनारे कर दें तो देश को किसी बड़े आतंकी हमले का सामना नहीं करना पड़ा है 14 से लेकर अब तक। बल्कि उससे पहले देश में आए दिन कहीं ना कहीं कोई बॉम्ब ब्लास्ट, कई आतंकवादी वारदातें, आतंकवाद के नाम पर कहीं ना कहीं खून खराबा होता था। पहले 14 से पहले ऐसा होता था कि जिस साल कोई टेरर अटैक ना हो वो खबर बनती थी कि हाँ इस साल कोई आतंकवादी हमला ना हुआ। जब सेना आतंकवादियों को जवाब देने की कोशिश भी करती थी ना, तो वही पॉज बटन दबा दिया जाता था कि नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, जिसका जिक्र हमने किया ना, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। 2016 में उरी में आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों की जान ली, तो कुछ ही घंटों में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकवादियों और उनके ठिकानों को तबाह कर दिया। सरकार में बैठे किसी नेता ने पॉज बटन नहीं दबाया, ना ही अमेरिका जैसा देश का भारत पर कोई दबाव चला। 2019 में पुलवामा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के जवानों को शहीद किया, तो इस बार भी वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। बालाकोट हर किसी को याद है। 1971 के बाद यह पहला मौका था जब भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हवाई हमले किए। ये इजराइल मॉडल 14 के बाद अचानक कैसे एक्टिव हो गया? सेना तो तब भी वही थी, सेना तो अब भी वही है। किसी ने कोई पॉज बटन नहीं दबाया, बल्कि पूरी सरकार भारत की सेना के पीछे खड़ी थी। लेकिन इसके उलट 26/11 भारत का सबसे बड़ा 7 अक्टूबर कह लीजिए, 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई में सैकड़ों लोगों का खून बहाया, मुंबई को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। तब देश की वायुसेना ने तब की यूपीए सरकार से कहा कि हमारे पास प्लान है। सेना घुसकर मारने के लिए तैयार थी। तब वायुसेना ने कहा कि हमारे पास प्लान है, हम पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों को तबाह कर सकते हैं, जैसे आज इजराइल घुसकर मार रहा है ना। तब वायुसेना ने कहा था 26/11 के बाद कि हम तैयार हैं। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब मनमोहन सिंह किसके इशारे पर काम कर रहे थे बताने की जरूरत नहीं है। इस बात की पुष्टि हमने, आपको लग रहा होगा हम ये कहां से तथ्य लेकर आए हैं, इस बात की पुष्टि दो पूर्व वायुसेना प्रमुख कर चुके हैं। आज याद करना जरूरी है, क्योंकि जैसे इजराइल घुसकर मार रहा है ना, यही अगर हम तब करते तो आज पाकिस्तान संभवतः ये जितने आतंकवादी उछलते हैं ना, ये नहीं उछलते। 2019 में इसकी पुष्टि पूर्व वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने की थी, और 2017 में यही बात पूर्व वायुसेना प्रमुख फाली होमी मेजर ने कही। तब वायुसेना ने कहा था कि हमें 16 घंटे दीजिए, 16 घंटे, हम लाहौर के पास मुरीदके में मौजूद लश्कर के ठिकानों को तबाह कर देंगे। 26/11 का ऐसा जवाब देगी हमारी सेना, वायुसेना। लेकिन इजाजत नहीं दी गई। दबाव अमेरिका की तरफ से भी था, जो नहीं चाहता था कि परमाणु शक्ति संपन्न 2 देश आपस में टकराएं। ये फाली होमी मेजर ने खुलासा किया था। तब की यूपीए सरकार ने हाथ बांध दिए। तब भारत सरकार ने इस दबाव के आगे संभवतः घुटने टेक दिए। नतीजा यह हुआ कि आज भी लश्कर चीफ आतंकवादी डरपोक हाफिज सईद, वैसे तो अंडरग्राउंड हो गया, इतने आतंकवादियों का ऑपरेशन अज्ञात चल रहा है ना, इधर उधर से कोई ऑपरेशन अज्ञात हो जाता है, मर रहे हैं आतंकवादी जगह जगह। ये हाफिज सईद भी अंडरग्राउंड चल रहा है, ये भी मोदी के राज में ही चल रहा है पिछले 14 से लेकर अब तक। लेकिन हाफिज सईद पाकिस्तान में अब खुलेआम भी घूम रहा है। आपको एक और तथ्य बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुझाव दिया था कि ना पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क को फिर से जिंदा किया जाए, ताकि भारत अपने इस नेटवर्क के जरिए लश्कर ए तैयबा के चीफ और दूसरे आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही ढेर कर पाए। लेकिन 1997 में 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के कहने पर पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसियों के नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया गया था। और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी सत्ता में आए किसी प्रधानमंत्री ने फिर उस नेटवर्क को रिवाइव करने की इजाजत नहीं दी। अरे घुसकर नहीं मारने दिया आतंकी नेटवर्क को, आतंक के खिलाफ हमारे रॉ के नेटवर्क को क्यों रिवाइव करेगी कोई सरकार? नहीं किया। हालांकि आजकल पता नहीं क्या कैसे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में कई बड़े बड़े आतंकवादी अज्ञात हमलावरों की गोली का शिकार हुए जा रहे हैं। कौन मार रहा है उन्हें हमें नहीं पता, लेकिन सारे भारत के दुश्मन एक एक करके ठिकाने लग रहे हैं। किसी को नहीं पता इनको कौन मार रहा है। खैर सिर्फ 26/11 की नहीं, उससे पहले और बाद में भी कई मौके ऐसे आए जब पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादियों ने भारतीयों का खून बहाया। इसलिए आज मैं सवाल पूछ रहा हूं जो नीचे चल रहा है, इजराइल मॉडल से आतंक मुक्त भारत
इजराइल मॉडल से मिटेगी पीओके वाली कसक। हमास की तरह हाफिज को मारो। आप में से कई लोगों को दिसंबर 99 को इंडियन एयरलाइंस की विमान संख्या IC-814 का अपहरण याद होगा ना, IC-814। आतंकवादी इस प्लेन को काठमांडू से अमृतसर और फिर अमृतसर से लाहौर और लाहौर से अफगानिस्तान के कंधार ले गए। तब हमने क्या किया? भारत सरकार को 176 यात्रियों की जान बचाने के लिए जेल में बंद 3 खूंखार आतंकवादियों को हमें छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां पर मासूम लोगों की जान को खतरा था, जिनमें मौलाना मसूद अजहर भी शामिल था, जिसने बाद में पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद की नींव रखी। और उसी जैश ए मोहम्मद ने फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के हमारे 40 जवानों को शहीद किया था। अब यह बात अलग है कि इस हाईजैक को अंजाम देने वाले आतंकवादियों में से एक जहूर मिस्त्री अभी पिछले साल मार्च में कराची में अपने घर में मारा गया। अब उसे मारने वाले भी अज्ञात हमलावर थे। ये ऑपरेशन अज्ञात चल रहा आतंकवादियों के खिलाफ। भारत के दुश्मन मरे जा रहे हैं, कौन मार रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अच्छी बातें मर रहे हैं। लेकिन 1999 में जो गलती भारत ने की वो आगे चलकर भारत को बहुत भारी पड़ी। जबकि 1976 में इजराइल मॉडल समझिए, 1976 में इसी तरह फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने इजराइल के नागरिकों से भरे एक एयर फ्रांस की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने एयर फ्रांस की फ्लाइट को हाईजैक किया। आतंकवादी इस विमान को पहले लीबिया और फिर युगांडा ले गए। यहां युगांडा के एंटबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस विमान को उतारा गया। एंटबे आतंकवादियों को युगांडा की सेना का भी समर्थन हासिल था, ठीक वैसे ही जैसे कंधार में तालिबान का समर्थन IC-814 का अपहरण करने वाले आतंकवादियों को था। विमान में सवार गैर इजरायली बंधकों को छोड़ दिया गया, लेकिन 94 इजरायलियों को छोड़ने के बदले आतंकवादियों ने इजराइल की जेलों में बंद 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी आतंकवादियों को छोड़ने की मांग रख दी। इजराइल की सरकार के आदेश पर इजराइल की सेना ने ऑपरेशन एंटबे लॉन्च किया। 100 इजरायली कमांडोज ने आतंकवादियों पर धावा बोल दिया। 102 बंधकों को छुड़ा लिया, 3 बंधक मारे गए। लेकिन इसी दौरान इजरायली सेना के कमांडोज ने 7 हाईजैकर्स और युगांडा के 100 सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। इजराइल मॉडल। इजराइल के सिर्फ 5 सैनिक जख्मी हुए और 1 सैनिक शहीद हुए थे। नाम जानते हैं क्या उस सैनिक का था? उस शहीद सैनिक का नाम था योनातन नेतन्याहू। नाम सुना लग रहा है। जो इजराइल के मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाई थे, इसलिए कसम खा रखी बेंजामिन नेतन्याहू ने कि छोड़ूंगा नहीं। आज बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री के तौर पर न सिर्फ अपने भाई की शहादत का, बल्कि 7 अक्टूबर के हमले में मारे गए 1400 इजरायली नागरिकों की मौत का बदला हमास के खात्मे के साथ ले रहे हैं। जबकि भारत के 2 प्रधानमंत्री आतंकवादियों के हाथों मारे गए। खालिस्तानी आतंकवादियों ने इंदिरा गांधी जी की जान ली, तो लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी की हत्या की। लेकिन तब भी भारत कभी आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर और खासकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई निर्णायक युद्ध नहीं छेड़ पाया। जबकि अब समय बदल गया है। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों को तो कोई अज्ञात मार रहा है, वहां की सेना को भी यह बात अच्छे से समझ आ गई कि इस बार भारत से टकराने का अंजाम क्या होने वाला है। लेकिन 39वें दिन खत्म सारे लगभग कमांडर। हमास का सबसे बड़ा सरेंडर। क्या हमास हथियार डालने वाला है? रिपोर्ट देखिए अब। उनतालीस दिन में इजरायल ने जीत ली जंग। कमांड सेंटर तबाह, हमास का गेम ओवर। गाजा में हमास पर फटा भुखमरी बम। जिस हमास के आतंकियों ने इजरायल को खत्म करने की धमकी दी थी, जंग के 39 दिन में इजरायल ने गाजा में पूरा खेल पलट दिया है। एक एक कर गाजा के इलाकों पर कब्जा होता गया और हमास के आतंकी पीछे हटते गए। अब हमास के आखिरी ठिकाने पर भी इजरायल का कब्जा हो गया है।
इजरायली सैनिकों ने हमास की पसंद पर कब्जा कर लिया है। यरूशलेम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों ने इस तस्वीर को पोस्ट किया है जिसमें हमास संसद भवन के अंदर इजरायल का झंडा लगाया गया है। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि हमास के पास ऐसी कोई ताकत नहीं जो आईडीएफ को रोक सके। עד אשר מגיעים להישגים שלה. במלחמה שנכפתה עלינו, אין הליכה לאחור, אין עצירה. इजरायल की वॉर कैबिनेट के मंत्री का दावा है कि 39 दिन के जंग में हमास के 6000 के करीब लड़ाके मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही हमास के 5 बड़े कमांडर मार गिराए गए। इनमें हमास की खुफिया एजेंसी रॉकेट यूनिट के कमांडर भी शामिल हैं। खबर यह है कि हमास अब हाँफ रहा है और उसका गोला बारूद का स्टॉक भी कुछ ही दिन का बचा है। हालत ये हो गई है कि हमास ने जितना भी स्टॉक टनल में छिपाया हुआ था उसे इजरायल ने तबाह कर दिया है। Hamas is saying they'll do it again and again and again. And that's why we have to win out, root them out completely, but also send a message to the axis of terror. You're not going to win. We're not going to let you do this. We defeated you here, we'll defeat you elsewhere. And we should have the entire civilized world line up behind Israel. गाजा में ऑपरेशन चला रहे सैनिकों का दावा है कि हमास के आतंकी अब भूख से बिलबिला रहे हैं। ना उनके पास बम है, ना ही खाने के लिए रोटी। इसका सबूत ये भी है कि पिछले कुछ दिन से हमास ने एक भी रॉकेट फायर नहीं किया है। गाजा के ऊपर इजरायल बम बरसा रहा है और जमीन के नीचे फंसे हैं भूख से तड़पते आतंकी। इसीलिए हमास अब पूरी तरह से सरेंडर के रास्ते पर आ गया है और इसी का नतीजा है कि उसने इजरायल के बंधकों को छोड़ने का ऑफर भी दिया है। सूत्रों के मुताबिक हमास ने इजरायल से कहा है कि अगर 5 दिन तक सीज फायर होता है तो हमास 70 बंधकों को रिहा कर देगा। These are explosives. These are vests with explosives. Yeah, it's a body vest for terrorists to explode on forces. Among hospitals, among patients, we have hand grenades, Kalashnikovs, and then we have the RPGs. People shooting RPGs from hospitals. This is Hamas, firing RPGs for hospitals. The world has to understand who is Israel fighting against. हमास का वो कमांड सेंटर जिसे उसने उत्तरी गाजा के एक बड़े अस्पताल के नीचे बना रखा था, यहां भी इजरायल की सेना पहुंच चुकी है। कमांड सेंटर में तमाम सबूत मिले, एक के बाद एक ऐसे सबूत सामने आए जिससे पता चलता है कि ये ना सिर्फ हमास का कमांड सेंटर था बल्कि यहां हथियारों का गोदाम भी था और यहां इजरायल के कब्जे में लिए गए बंदूकों को भी रखा गया था। Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Ladies and gentlemen, the Bible says that there is a time for peace and a time for war. This is a time for war. जंग की शुरुआत में जहां इजरायल की सेना बस पहुंचना चाहती थी वहां उसे पहुंचने में कामयाबी मिल ही गई और इसके साथ ही इजरायल उत्तरी गाजा पर पूरा कंट्रोल करने के लिए अपनी रणनीति के आखिरी चरण में पहुंच गया, क्योंकि इजरायल के मुताबिक उसकी फौज हमास के कमांड सेंटर तक पहुंच गई है और जल्द ही उसके टॉप लीडर्स तक भी पहुंच जाएगी। हालांकि हमास प्रवक्ता अबू उबैदा ने दावा किया है कि पिछले 48 घंटे में हमास के लड़ाकों ने इजरायली सेना के 160 ठिकानों को तबाह कर दिया है। ईज अल दीन अल कसम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा यहां तक दावा कर रहा है कि गाजा सिटी आईडीएफ के लिए कब्रिस्तान बनना शुरू हो चुकी है। हमास यहां तक दावा कर रहा है कि 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 रॉकेटों से इजरायल के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी इलाके में वो हमले कर चुका है। تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية صهيونية تدميرا كليا أو جزئيا منذ بدء العدوان البري للعدو، منها أكثر من 25 آلية. يا صاحب الزمان يا حيدر